ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज डिस्कस करेंगे क्लास 8 का एक चैप्टर दैट इज फोर्स। आज डिस्कस करेंगे क्लास 8 का एक चैप्टर दैट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? ए पुलिंग और पुशिंग इफेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मान लो यहां पर एक बॉक्स रखा है, बॉक्स। आप ये बॉक्स को क्या कर रहे हो? ऐसे पुश कर रहे हो, पुश। आप ये बॉक्स को पुश कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड फोर्स। या फिर उसी बॉक्स को आप पुल कर रहे हो, उसी बॉक्स को आप यहाँ पर पुश किए और यहाँ पर पुल किए, पुश किए या फिर पुल किए। ये जो पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट है, ये जो पुशिंग या फिर पुलिंग इफेक्ट है, इसी को हम कहते हैं फोर्स। फोर्स इज द पुशिंग और पुलिंग, इसी को हम कहते हैं फोर्स। हमारे डेली लाइफ में फोर्स बहुत कुछ काम करता है। हमारे डेली लाइफ में फोर्स की नेसेसिटी बहुत कुछ है। अभी जैसे डोर, उसको हम खोलेंगे। डोर को खोलने के लिए या तो डोर को पुश करना पड़ता है या फिर डोर को पुल करना पड़ता है, और यहीं पे हम इस्तेमाल करते हैं फोर्स को। कोई चीज़ है, कोई पानी की बकेट है, आपको उसको उठाना है ऊपर, तो उसको उठाने के लिए आप उसे क्या करते हो? पुल करते हो, और उसके लिए आपको चाहिए होता है फोर्स। आपको कुछ काम करना है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है। साइकिल को चलाने के लिए आप क्या करते हो? जो पेडल होता है साइकिल का, उसके ऊपर आपको फोर्स डालना पड़ता है, तब पेडल घूमता है। पेडल घूमेगा तो साइकिल की जो व्हील होती है, टायर होती है, वो भी आगे चलेगी। दैट इज ड्यू टू फोर्स। ये हमारे डेली लाइफ में कुछ पॉइंट्स है जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं फोर्स को, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखो, अब जैसे आप मार्केट गए, वहाँ से कोई पेन लिया
या कोई नोटबुक लिया या फिर कोई कॉपी ली, उसका एक प्राइस होता है। आपने कोई पेन लिया और उसका कॉस्ट है 10 रुपये। ये 10 रुपये को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? पेन का मैग्नीट्यूड। आपने एक बुक लिया, बुक खरीदा और बुक की जो प्राइस है अब वो मान लीजिए 100 रुपये है, तो 100 क्या हुआ? 100 इज द मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? बुक का मैग्नीट्यूड। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपने किसी को धक्का दिया या फिर आपने कोई बॉक्स को ऐसे पुश किया या फिर पुल किया। कितना पुश किया? अगर पुल किया तो कितना पुल किया, उसका भी एक मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसका भी एक मैग्नीट्यूड होता है। अगर आपने किसी बॉक्स को पुश किया तो कितना पुश किया, अगर आपने किसी बॉक्स को पुल किया तो कितना पुल किया। सो उसका भी एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका भी एक मैग्नीट्यूड होता है। सो फोर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं या फिर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किससे? न्यूटन से। न्यूटन। सो न्यूटन is the unit that quantifies force। न्यूटन वो यूनिट होता है जो फोर्स को क्वांटिफाई करता है। हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, उसी फोर्स को मेजर किया जाता है यूनिट से और उस यूनिट का नाम है न्यूटन, जो कि फोर्स की मैग्नीट्यूड को, फोर्स की अमाउंट को, फोर्स की क्वांटिटी को दर्शाएगा। बात क्लियर हुई? फॉर्मूला। फोर्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। फिलहाल इसको याद रखिए, 9th क्लास में इसके बारे में आप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्स एंड डायरेक्शन। अगर मैं बहुत ही जनरलाइजेशन की बात करूं, अगर मैं बहुत ही जनरलाइजेशन की बात करूं, फोर्स हमें सिर्फ 2 जगह पर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको ये बताऊं, फोर्स हम सिर्फ 2 जगह पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं आपको कब इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोड्यूस मोशन, टू प्रोड्यूस मोशन, और नंबर 2 to make an object rest। ज़्यादातर हम
ये दो काम के लिए ही फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला टू प्रोड्यूस मोशन और दूसरा टू मेक एन ऑब्जेक्ट रेस्ट। मान लीजिए ये एक साइकिल है आपके पास, ठीक है। ये एक साइकिल है आपके पास, ये एक साइकिल है आपके पास, आप साइकिल के ऊपर बैठे हो, ठीक है। ये साइकिल अब आगे मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? जब आप पेडल दिस इज पेडल, जब आप पेडल को पुश करोगे, पेडल के ऊपर फोर्स डालोगे, तब ये साइकिल मूव करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है नहीं। सो टू प्रोड्यूस मोशन, कोई ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको चाहिए फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको चाहिए फोर्स। आप एक जगह से अभी दूसरी जगह चले गए, अब आपको साइकिल को रोकना है, तो साइकिल को रोकने के लिए आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे। साइकिल को रोकने के लिए आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है? आपने जो ब्रेक का जो लीवर है उसको पुल किया, आपने जो ब्रेक का लीवर है उसको आपने पुल किया, फोर्स लगाया, तब जाके आपकी साइकिल रुकी। टू मेक एन ऑब्जेक्ट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए भी आपको फोर्स की आवश्यकता पड़ी। तो फिलहाल ये दो जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं फोर्स को। बाकी बहुत सारे यूसेज भी हैं, अब हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, हमारे डेली लाइफ में फोर्स क्या क्या काम करता है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, सो सबसे पहले इट प्रोड्यूसेस मोशन। ये मोशन प्रोड्यूस करेगा, मोशन पैदा करेगा। मोशन का मतलब कोई रेस्ट में रखी हुई ऑब्जेक्ट को ये मूव करवाएगा। मोशन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये उसको मूव करवाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट, टू मेक एन ऑब्जेक्ट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये इसको रेस्ट पे लाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाएगा। अब साइकिल का एग्जांपल तो आपने देखा ही लिया। इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा जो फुटबॉलर्स होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं,
फुटबॉल खेलने के टाइम ये क्या करते हैं, बॉल को अपनी पैर से इधर उधर बॉल के ऊपर अपने पैर से फोर्स लगाते हैं और बॉल की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज करते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऐसे करके लेते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कोई ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है इसको बदलने में मदद करता है। It can changes the size of an object। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको ये चेंज कर देगा। अगर आपके पास कोई स्पॉन्ज बॉल है और आपने उसको स्क्वीज किया, फोर्स लगाया, तो उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो साइज कम हो जाएगा। अगर छोड़ दिया, फोर्स रिलीज कर दिया, उसका साइज जैसा था वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं फोर्स के जो हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं। अभी फोर्स लग रहा है तो ये सब होगा, फोर्स को नहीं लगाओगे तो ये सब नहीं होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखेंगे फोर्स एंड डायरेक्शन। मैंने अभी बार बार रिपीट किया कि जो फोर्स है ये कोई ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में हमारी बहुत मदद करेगा। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, दिस इज ए बॉक्स, और आप इसके ऊपर फोर्स डाल रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। किधर जाएगा? क्या ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा? क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा? क्या ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा? हमने देखा बहुत ही बढ़िया तरीके से फोर्स कॉजेस मोशन। फोर्स से मोशन पैदा होता है। मोशन का मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा अगर आप उसके ऊपर फोर्स डालोगे तो। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जाएगा किधर? आपने इस डायरेक्शन पे फोर्स डाला, क्या ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा? क्या ये ऐसे मूव करेगा या फिर ऐसे मूव करेगा? सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मोशन होगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। मोशन will be in the same direction of the force। आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, आपने यहाँ पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो मोशन भी होगा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। अगर आपने फोर्स लगाया साउथ डायरेक्शन की ओर तो मोशन भी होगा साउथ डायरेक्शन को। आपने जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, आपने ऐसे लगाया फोर्स तो मोशन भी ऐसे ही होगा। आपने अगर ऐसे लगाया होता फोर्स तो मोशन भी ऐसे होता। आपने अगर नीचे की तरफ लगाया होता फोर्स तो मोशन भी नीचे की ओर होता। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया मोशन हमेशा उसी डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाए हो मोशन जो होता है उसी डायरेक्शन में भी होगा। यहां तक क्लियर हुई? ओके। ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है। यहां पर कितने फोर्स लग सकते हैं? एक बॉक्स रखा है, आपने भी देखा होगा अगर आपके घर में कोई चेयर पड़ा है या फिर कोई टेबल है, क्या उसको एक आदमी उठाता है या फिर दो से ज्यादा? और इसका आंसर है उसे एक आदमी भी उठा सकता है, दो भी उठा सकते हैं या फिर दो से ज्यादा भी उठा सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से कोई बॉक्स है, इसको एक आदमी इसके ऊपर फोर्स डाल सकता है या फिर दो फोर्स डाल सकते हैं या फिर तीन फोर्स डाल सकते हैं या फिर तीन से ज़्यादा। और ऐसा भी हो सकता है एक फोर्स यहाँ से गिरा, एक फोर्स यहाँ से गिरेगा, एक फोर्स यहाँ पे गिरेगा, एक फोर्स ऐसा गिरेगा, एक फोर्स ऐसा भी गिरेगा, ऐसा भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट पार्ट से फोर्स लग सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, उस ऑब्जेक्ट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसी ऑब्जेक्ट पर एक या फिर एक से ज़्यादा फोर्स लग सकते हैं। वो एक डायरेक्शन में हो सकता है या फिर और डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और दो फोर्स डालेंगे, देखेंगे क्या होता है, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, दैट इज ए बॉक्स। ठीक है, मैंने एक फोर्स यहां से लगाया और मान लीजिए जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डिनोट करते हैं न्यूटन से। उसका तो कुछ क्वांटिटी होगा ना, तो दैट इज कॉल्ड न्यूटन। तो मान लीजिए मैंने यहां पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहां से एक और फोर्स लगाया और ये 30 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया। तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। यहां पर दोनों ही फोर्स एक ही
डायरेक्शन में है, तो जो बॉक्स है ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे मैंने कहा था, मोशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। अगर आप साइकिल की जो पेडल है उस पे आप फोर्स लगा रहे हो आगे जाने के लिए, तो आपका साइकिल पीछे नहीं जाएगा, वो आगे ही जाएगा। अब जैसे ये मेरे पास एक चौक है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, तो चौक ये पीछे नहीं जाएगा, ये आगे जाएगा ऐसे। बात समझ में आई? तो यहां पर भी कुछ ऐसा होगा, तो यहां पर भी कुछ ऐसा होगा। दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में है तो बॉक्स आगे ही मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पर टोटल फोर्स अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, टोटल यहां पर एक आदमी ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरे ने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो टोटल ये बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगा? टोटल ये बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगा अगर मैं उसे निकालूं, तो नेट फोर्स हो जाएगा सम ऑफ टू फोर्सेस लाइक F1 प्लस F2। F1 मतलब फोर्स 1 15 न्यूटन एंड F2 फोर्स 2 30 न्यूटन एंड द सम इज 80 न्यूटन। तो मेरे पास अभी टोटल 80 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया। बात समझ में आई? एकदम क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फोर्स को उल्टा कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। अब ये सेम बॉक्स है, अब मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया 50 न्यूटन का, और एक फोर्स मैंने ऐसे लगाया उसके ऑपोजिट में 30 न्यूटन का। अब बताइए ये बॉक्स अभी किस तरफ जाएगा? सोच लिया आपने? सोच लिया आपने? अब ये बॉक्स किस तरह मूव करेगा? ध्यान से देखिए इस पार्ट को। एक फोर्स ऐसे गिरा है और एक फोर्स उल्टे डायरेक्शन में गिरा है, तो एक फोर्स को मैं पॉजिटिव लूंगा और दूसरे को नेगेटिव। इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, या फिर आप इसको पॉजिटिव और इसे नेगेटिव ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों फोर्स अगर ऑपोजिट हो गए तो एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव लेना चाहिए, और नेगेटिव लेना होगा है। ठीक है, तो अब ये बॉक्स किस तरफ मूव करेगा? कोई परेशानी नहीं है, हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स इक्वल टू फोर्स 1 प्लस फोर्स 2, दैट इज प्लस 15 न्यूटन प्लस नेगेटिव 30 न्यूटन। ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो मुझे मिलेगा इक्वल टू 20 न्यूटन, वो भी पॉजिटिव में। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला जो फोर्स है ये बड़ा है, पॉजिटिव वाला जो फोर्स है ये बड़ा है, तो जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में
बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। जो बॉक्स है वो बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ तक बात समझ में आया? एकदम क्लियर? अब देखेंगे बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है, ध्यान से। ये कोई बॉक्स है, यहां से मैंने एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन का और एक फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, एक वही 50 न्यूटन का। तो जैसे कि मैंने कहा था, अगर फोर्स ऑपोजिट हो गए, एक पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं नेट फोर्स निकालूंगा। नेट फोर्स हमेशा F1 प्लस F2 प्लस 50 प्लस माइनस 50, दैट इज प्लस 50 माइनस 50, 0 न्यूटन। तो यहां पर नेट फोर्स कितना हो गया? 0। नेट फोर्स हो गया 0 0 0 0। इसका मतलब ये है ये बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, 0 हो गया ना नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स 0 हो गया है, बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये बॉक्स किधर मूव करेगा? फोर्स ही नहीं लग रहा है तो बॉक्स मूव ही नहीं करेगा। बॉक्स के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉक्स मूव ही नहीं करेगा, बॉक्स वहीं पर ही रहेगा, वहीं पर ही रुका रहेगा। दिस फोर्स इज नोन एज बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। When forces are same, when the amount of forces are same, but they applied in opposite directions at that very moment, the object doesn't move. That force is known as balance force. बात समझ में आई? अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा हो और दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हो, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। उसी टाइम उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स गिर रहा है, नेट फोर्स 0 हो गया, दैट इज नोन एज बैलेंस फोर्स। बात समझ में आई एकदम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये अनबैलेंस फोर्स क्या है, ये एग्जांपल देख लो। एक ऑब्जेक्ट है, ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, क्या दोनों फोर्स सेम है, क्वांटिटी में सेम है? द आंसर इज नो। दोनों फोर्स की जो क्वांटिटी है वो सेम नहीं है, दोनों फोर्स की जो क्वांटिटी है वो सेम नहीं है। इससे क्या होगा, जब हम नेट फोर्स निकालें तो कुछ ऐसा आया, इसका मतलब यहाँ पर बॉक्स के ऊपर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन बॉक्स कांस्टेंट नहीं है, बॉक्स मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स के ऊपर जो फोर्स अभी लग रहा है दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, जिससे मूवमेंट पैदा हुई, जिससे ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। बात समझ में आई? बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। एक बार ध्यान से देखिए इसको, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स।